हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो हम स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है भारत में यूरोपियों के आगमन से। तो इस वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। बात करते हैं पुर्तगालियों की गतिविधियाँ कैसी रही थी। तो 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया, जो कि बंगाल के सतगांव से थोड़ी ही दूर पर था, और वहां से वे व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिसने उनके व्यापार को सतगांव से नए पत्तन हुगली की ओर प्रवासित किया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया, स्वयं का एक कस्टम हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से कर आरोपित करना शुरू कर दिया। किस पे? तंबाकू पे, जो कि 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के बाद व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गया। तो ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संग्रहण में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनहानि किया, बल्कि हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीद करके या बंदी बना करके क्रूर दास व्यापार भी शुरू कर दिया। ठीक है। इसके बाद हुगली पर उनका अधिकार 24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने के बाद समाप्त कर दिया गया। कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था। यहाँ किला नहीं था और ना तो दीवार थी और ना ही परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध यानी पुश्ता था, जो कि ज्यादा महत्व का नहीं था। बारूद और नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत थे। कासिम खान ने 1,50,000 की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कह दिया। ठीक है, 1,50,000 की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा गया कासिम खान को। ठीक 3 महीने तक यानी 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक सामना करते रहे, जिसके बाद वो भाग खड़े हुए। अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ ही प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कायम हो गए। लेकिन वहां पे व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे लोग जो है वो मर गए। महामारी से अधिकतर जिंदा बचे जो लोग थे वो मर गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाया या दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद ये धीरे धीरे खत्म हो गया। अब हम जानेंगे कि पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ। 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूर्व में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और इसका स्थान डच और अंग्रेजों ने ले लिया। तो इसके कई कारण थे। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया। 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति जो है वो क्षीण हो गई। 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की जो नौसैनिक शक्ति थी वो क्षीण हो गई। और भी कारण थे पुर्तगालियों के पतन के। पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों ने उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु और धर्मांध थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया था। फितोरिया मात्र एक व्यापारी अड्डा था, जिसे कि क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने का राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफों तक ही सीमित रखा। था। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों जैसे कि उत्तरी अफ्रीका में था। दीव, दमन, गोवा,
तिमोर और मकाओ तक ही सीमित रह गया था। कहाँ कहाँ तक? उत्तर अमेरिका तक, दीव, दमन, गोवा, तिमोर और मकाओ। भारतीय शासकों और जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता भी उसके पतन का कारण था और उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। उन्हें डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में असक्षम थे। ब्राज़ील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया। पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का ही अत्यधिक नियंत्रण था। अब आते हैं हम डच पे। के बाद डच आए। स्पेन का पतन होने के बाद पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच जो थे वो अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंटरवर्प पहुंचाया करते थे। कहाँ पहुंचाया करते थे? एंटरवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वो यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीक और जहाजरानी में नवीन प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया। फ्लूट शिप एक जहाज था जो कि अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जहाज था। ये फ्लूट शिप बेहद हल्का था और इसे खेने के लिए कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्च में भी कटौती हुई। डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाज़ों से श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भी पुर्तगालियों से मसाले का व्यापार छीनने का भी संकल्प कर लिया। डचों ने अंग्रेजों की भांति ही भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवस्था को एक नया मोड़ दिया। डचों की व्यापारिक कंपनी का डचों की जो व्यापारिक कंपनी थी उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये कंपनी पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। हॉलैंड जो है वो यूरोप में आरंभिक वाणिज्यिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 में एक्सचेंज बैंक और 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुए। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे कि वे फिर से निर्यात व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गया। एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागरीय और एशियाई क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त किया। इसके बाद स्थापना हुआ डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने कि डच को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था जो कि 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। इसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। इसके बाद भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। तो डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में डच संस्थापना की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि पुलकिट स्थित गेल्ड्रिया के दुर्ग को छोड़कर शेष जितने भी बस्तियां थी वो अधुगृत थी। भारत के पूर्वीय भाग, पूर्वीय तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की 1605 में। कहाँ पे? मसूलीपट्टम में। उसके बाद 1610 में पुलीकट्टम में, 1616 में सूरत में, बिमिलीपट्टम में 1641 में, 1665 में करिकल में, 1653 में चिंसूरा में। इसके बाद 1658 में कासिम बाजार पटना, बालासोर व नेगापट्टम में और 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत के अतिरिक्त बाह्य समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया था। डचों ने 1605 में अम्बोयना, 1619 में मसाला द्वीप, 1658 में श्रीलंका जीते।
1605 में अम्बोयना, 1619 में मसाला द्वीप और 1658 में श्रीलंका जीता। 1641 में मलक्का में भी डचों की पुर्तगालियों पर विजय हुई। भारत में अपनी व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं मिली। गोलकुंडा के सुल्तान जिंजी, मदुरै और तंजौर यानी तंजावुर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। कोचीन के मुट्टा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था पुड़ाकक्कड़ और क्रागनूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार। उत्तरी और दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायत मिली और वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से मुफ्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनियों को ये कर देना पड़ता था। पुर्तगाली सत्ता पर डचों का प्रहार। डचों की व्यापारिक संस्था वोक यानी वीओसी एक नवीन प्रकार की संस्था थी और डचों के इस प्रयोग से पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण और उनके निवेश द्वारा स्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य कार्यनीति थी। 1632 में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू किया। 1658 में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटाया। इसके बाद 1659 में तंजौर तट पर स्थित नेगापट्टम डचों ने पुर्तगालियों से जीता। अब डच के व्यापार के बारे में जानते हैं। तो एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच जो है वो काली मिर्च और अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे, क्योंकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया से मिलते थे और डचों का वो मुख्य केंद्र बन गया था। इन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों के दक्षिण पूर्व एशिया में ला करके भारी मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण में से ड्रासपट्टम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। ड्रासपट्टम जो है वो विशेष वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। एशियाई व्यापार में पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डचों ने उनके जहाज़ों पर प्रहार किया और स्थलीय अड्डों पर आक्रमण किया। मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने शोरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेच करके डचों ने लाभ कमाया। डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे। वैसे कभी कभी वे कारीगरों को सीधा ही रोजगार भी देते थे। गोलकुंडा के एक गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके तब डचों ने लगान की रकम चुका करके उनसे सेवा प्राप्त की। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की जो चक्री है उसका उद्योग स्थापित किया। अब डच अंग्रेज के संघर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। तो समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डच ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूरब में मसाले के व्यापार का एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। मसाले के व्यापार पर उनके अधिकार, कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने उन सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनमें एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डच ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्रों गोवा, मालाबार के कारखाने और श्रीलंका के साथ उनके दाल, चीनी के व्यापार पर कई आक्रमण किए गए। व्यापार के दिनों में गोवा के चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया गया और 1655 से 56 में कोलंबो और 1669 से 63 में कोचीन पर कब्जा हासिल कर लिया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व जो है वो समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी बाकी था। उन्होंने यमुना तट और मध्य भारत में नील का उत्पादन, कपड़ा और सिल्क का बंगाल, गुजरात एवं कोरोमंडल, बिहार में साल्ट पीटर यानी शोरा और अफीम और चावल का उत्पादन गंगा घाटी में किया। 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में प्रभुत्व की स्थापना के लिए डच और अंग्रेज में संघर्ष जो है वो आरंभ हो गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ल डच युद्ध यूरोप में लड़े गए।
3 एंग्लो डच युद्ध जो है वो यूरोप में लड़े गए, जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई। उल्लेखनीय है कि 1717 में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी थी। अब तीसरे एंग्लो डच युद्ध हुआ था 1672 से 74 में। सूरत और बॉम्बे की अंग्रेजों की नई बस्ती के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। ठीक है, 2-3 अंग्रेजी जहाज़ों पर बंगाल की खाड़ी में कब्जा कर लिया गया। 1759 में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गई और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गई। इसके बाद डचों का पतन कैसे हुआ? लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूहों पर डचों का अधिकार रहा, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, वो शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई के काम नहीं आ सकी। आरंभिक वर्षों में डचों और अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता में थी। डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता में थी, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व का भावना और उत्साह का अभाव था। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत ही कम था, इसलिए वे अपनी निजी व्यापार में ही ज़्यादा सक्रियता दिखाते थे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती गई। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा, इसलिए उसके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीन रहा था और उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों और शक्तियों में वृद्धि करने और आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने में भी सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्वी एशिया के मसालों के द्वीपों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में स्थिति अपनी बस्तियों से हाथ धोना पड़ा। यूरोप में अपनी स्थिति खो देने के और समुद्र पर अधिकार खो देने के बाद कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकी थी, और ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति में ह्रास कर लिया और इस कारण वे पूर्व में अपने साम्राज्य को कायम रखने में असफल हो गए। इसके बाद आए अंग्रेज। तो अब हम अंग्रेजों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सफलता किस प्रकार से हुई। उन यूरोपीय शक्तियों में जिन्होंने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में आकर के नवीन व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की थी, अंग्रेज सर्वाधिक सफल और प्रभाव उत्पादक सिद्ध हुए। गौर करने लायक बात यह है कि पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपेक्षाकृत देर से आए, लेकिन वे शेष यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए सबसे आगे निकल गए। इसकी मुख्य वजह ये रही कि अंग्रेज भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहे थे और उन्होंने इसके लिए सैनिक राजनैतिक शक्ति का सहारा लिया। मौलिक कारण ये था कि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास, मांग व आपूर्ति का संतुलन और अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगी थी। इस लाभ के व्यापार ने अंग्रेजों को पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया। 1599 में एक दुस्साहसी व्यापारी मिल्डेनहॉल भारत आया था। कौन आया था? मिल्डेनहॉल 1599 में। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद पूर्व में अंग्रेजों या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उठाया गया, जबकि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर, यानी चार्टर मतलब होता है आदेश पत्र,
उन्होंने एक आदेश पत्र जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूरब में व्यापार के विशिष्ट अधिकार प्रदान किए। प्रारंभ में ये विशेषाधिकार 15 वर्षों के लिए प्रदान किए गए, जिन्हें मई 1609 में एक नवीन चार्टर के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया। शुरुआती वर्षों में सामान्य तौर पर व्यापारियों के एक समूह का स्वतंत्र बेड़ा भेजा गया था। ऐसी यात्रा से प्राप्त लाभ को वे आपस में बांट लेते थे। वित्तीय दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी की तुलना में छोटी कंपनी थी। अपनी प्रथम व्यापार यात्रा में डच कंपनी की तुलना में कम आमदनी हुई थी। इसके बावजूद अंग्रेजी कंपनी की एक विशेषता ये थी कि उसका संगठन बड़ा ही सहज था। इसमें 24 निदेशकों का समूह था, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा में होता था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार, विशेष रूप से इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त करने वाले द्वीप तक केंद्रित रखा था। प्रथम 12 वर्षों तक इन्हें प्रत्येक वर्ष 20% लाभ होता रहा। शीघ्र ही अंग्रेजों ने भारत की वस्तुओं, विशेषकर कपड़े का महत्व समझा और वे उसका उपयोग मसाले खरीदने के लिए करने लगे। गुजरात में सूरत में कारखाने खोलने की योजना बनाई गई और कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जो कि 1609 में दरबार में पहुंचा आगरा में। लेकिन पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था। जब 1611 में कैप्टन मिडलेटन ने सूरत के निकट स्वाली होल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर के 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। इससे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित कर चुके थे। बाद में पश्चिम तट के अनेक स्थानों पर उन्हें कारखाना खोलने की अनुमति मिल गई। हॉकिंस और थॉमस रो, इन दोनों का क्या रोल रहा? जैसा कि विलियम हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, लेकिन सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा था। 1615 में सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया, जो कि 1619 तक वहां पे रुका। यद्यपि वो मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने के लिए असफल रहा था, लेकिन तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के लिए उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी कूटनीति कौशल का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने पुर्तगालियों के जहाज को लूटना और नष्ट करना जारी रखा और भारतीय जहाजों से भारी हर्जाना वसूल करते थे। उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनी, संधियों, षड्यंत्र और आक्रमण का सहारा लिया। 1620 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त किया और इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो गया। 1633 में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया। इसके बाद अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार किस प्रकार से रहा? तो पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त कर अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखानों की स्थापना कर ली थी। 1623 तक सूरत और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त बड़ौच और अहमदाबाद में कारखाने खोले गए और कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी किलेबंदी की गई। 1625 में अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी की। इससे उनकी क्षेत्र विस्तार और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पता चलता है। डचों और मुगल सत्ता के टकराव से बचने के लिए अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1622 में अंग्रेजों ने ओरमुजपुर पर कब्जा कर लिया। कहाँ पे कब्जा कर लिया? ओरमुजपुर पे। ये एक महत्वपूर्ण विजय थी, क्योंकि इसके बाद वे पुर्तगाली के आक्रमण से सुरक्षित हो गए। अंग्रेजों ने 1639 में स्थानीय राजा से मद्रास लीज पर ले लिया। मद्रास एक बंदरगाह था और अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया। इसके बाद उन्होंने किलेबंदी करने और अपना सिक्का जारी करने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया। 1640 में अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया।
यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया, जिसके भीतर कारखाने खोले गए। 1652 से 54 के दौरान अंग्रेज डच से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नजदीक आ गए। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया, जिसमें दहेज स्वरूप उसे बम्बई टापू मिल गया। चार्ल्स ने इसे 10 पौंड वार्षिक के मामूली से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया और धीरे धीरे सर चार्ल्स ऑक्सेनडेन, जो कि इनका शासनकाल 1662 से 1669 तक रहा, और जेराल्ड ऑन्गियर और सन जॉन चाइल्ड के प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया और धीरे धीरे सर चार्ल्स ऑक्सेनडेन, जेराल्ड ऑन्गियर और सर जॉन चाइल्ड के प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा। पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता हुआ प्रभाव। 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव जो है तेजी से बढ़ा। 1633 में ओडिशा के बालासोर और 1651 में बंगाल की हुगली में कारखाने स्थापित किए गए। बिहार के पटना और बंगाल में ढाका और कासिम बाजार में भी कारखाने खुले। 1658 में बंगाल, बिहार, ओडिशा और कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गए। पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कि कपड़े का थान, सिल्क, चीनी और शोरा देश के अंदरूनी हिस्सों में लाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कई जगह पे चुंगी और सीमा शुल्क भी देना पड़ता था। कंपनी ने बराबर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया। 1651, 1656 और 1672 में प्राप्त फरमानों से उन्हें इन बाधाओं से मुक्ति मिली। अब उन्हें कुछ निश्चित राशियां जो है भारतीय राजाओं को देनी पड़ती थी। इसके बाद 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर कब लगा? 1680 में। आगे हम कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत किस प्रकार से हुई उसको जानेंगे। तो 1690 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया। 1691 के फरमान के द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति अंग्रेज कंपनी को दे दी। शीघ्र ही अंग्रेजों ने सुतांती में एक कारखाना स्थापित कर लिया और इसे किलेबंदी कर दिया। 1696 में एक जमींदार शोभा सिंह ने बगावत कर दी। 1698 में 1200 रुपए में कंपनी ने जमींदार यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार खरीद लिया। इससे उन्हें सूतानती, गोविंदपुर और कलिकता गांव की जमींदारी मिल गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाह बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया। 1700 में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए, जिनका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किलेबंद बस्ती में था। कलिकत्ता नाम का अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया गया। कलिकत्ता को नाम को बदल करके कलकत्ता कर दिया गया। इसके बाद इस बस्ती का तेजी से विकास हुआ। फर्रुखशियार फरमान और कंपनी व्यापार का विस्तार किस प्रकार से हुआ? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छूटे और विशेषाधिकार प्राप्त किए। 1717 में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखशियार से फरमान पाने में सफल रहा, जिससे कि 1691 के फरमान की निर्मित सुविधाएं गुजरात और दक्कन में बढ़ा दी गई। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए। इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार? ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली करने के अधिकार प्रदान किए गए। 10,000 रुपये
सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिली। कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिली, जिसके बदले में कंपनी को 30,000 रुपये की एक रकम वार्षिक रूप से अदा करनी थी। और था कारण, बंबई में ढाले गए कंपनी के सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान की भी घोषणा की गई। कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकारों को बनाए रखा गया और उस क्षेत्र में उन्हें कर छूट दी गई। तो इत्यादि विशेषाधिकार जो थे वो शामिल थे। इसके बाद पुर्तगाली और डचों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष किस प्रकार रहा। स्वयं को स्थापित करने में एक ओर अंग्रेजी कंपनी को मुगल और भारतीय राज्यों से निपटना पड़ा, तो दूसरी ओर उन्हें पुर्तगाली और डचों से भी लोहा लेना पड़ा। 17वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा था। 1630 में मैड्रिड संधि के बाद अंग्रेजों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हो गई। 1634 में सूरत स्थित अंग्रेजी कारखाने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच में एक दूसरी संधि हुई, जिसके अनुसार भारत के वाणिज्यिक मामलों में दोनों देशों ने एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिया। 1654 में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया और 1661 की संधि के अंतर्गत भारत के डचों के विरुद्ध दोनों एकजुट हो गए। डच व्यापारिक शक्ति के संदर्भ में गौर करें तो ये स्पष्ट होता है कि डचों ने मसाले के रूप में व्यापार से न केवल पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया था, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया से अंग्रेजों को भी मार भगाया था। डचों की रुचि मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों में थी, पर उन्होंने पुलिकट, सूरत, चिंसूरा, कासिम बाजार, बरंगोर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम और कोचीन में अपने कारखाने भी खोल रखे थे। पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, चिंसूरा में 1653 में और नागपट्टनम में 1659 में और कोचीन में 1663 में। डच अंग्रेजों की अपेक्षा सुरक्षित स्थिति में थे। डच जो है वो अंग्रेजों की अपेक्षा तो सुरक्षित स्थिति में थे। उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया पर अपना अधिकार जमा रखा था, इसलिए उन पर अंग्रेजों की तरह भारत में राज्य क्षेत्र हासिल करने का दबाव नहीं था। 1653-54 के बाद कई बार डचों और अंग्रेजों की शत्रुता मुठभेड़ की स्थिति में पहुंच गई। इसी समय डच जहाजी बेड़े स्वाली के निकट पहुंच गए और अंग्रेजों को सूरत में अपना कारोबार स्थगित करना पड़ा। 1667 में डच भारत में स्थगित अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गए और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों शक्तियों ने पारस्परिक समझौता कर लिया। इसके बावजूद अंग्रेज निरंतर डचों से भारत भूमि से बाहर निकलने का प्रयत्न करते रहे और डचों ने देशी व्यापार तक स्वयं को सीमित कर लिया। 18वीं शताब्दी में डचों का तेजी से पतन हुआ। अंग्रेजों के विशेषाधिकार में वृद्धि हुई और उन्होंने कई वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। अंत में 1795 में अंग्रेजों ने डचों को भारत से निकाल बाहर किया, जिससे कि उनका भारत अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया। आगे अंग्रेजों के व्यापार और विस्तार का प्रभाव क्या पड़ा। अंग्रेजों ने शीघ्र ही अरब सागर और फारस की खाड़ी पर अपना एकाधिकार कर लिया। अंग्रेज भारत से वस्त्र, नील, शोरा, मसाले, मलमम इत्यादि ले जाते थे। आरंभ में अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किया जाने के कारण भारतीय दस्तकारी को बहुत लाभ पहुंचा। बड़े बड़े भारतीय व्यापारी कंपनी के मध्यस्थ व्यापारी के रूप में काम करने लगे। अपनी समकालीन यूरोपीय और भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना राजनीतिक प्रसार आरंभ कर दिया, ताकि व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी की जा सके। इसी क्रम में अंग्रेज भारत में मुगलों की वैकल्पिक शक्तियों के रूप में उभरे। 1764 में बंगाल विजय के बाद से 1764 तक बंगाल विजय के बाद से तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार को स्वरूप प्रदान किया। कब किया? 1764 तक।
1764 तक बंगाल विजय के बाद से अंग्रेजों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार को स्वरूप प्रदान किया। इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी का भारत में किस प्रकार से आगमन रहा। अन्य यूरोपीय कंपनियों की भांति फ्रांसीसी अपनी भी वाणिज्यिक गतिविधियों और विचारों की उपज थी। अन्य समकालीन यूरोपीय शक्तियों की तुलना में फ्रांसीसी शक्ति को भारतीय तटों तक पहुंचने में देर लग गई। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे। लुईस 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतरकारी घटनाओं के क्रम में उसके एक मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द कैंपेन डेस इंडेस ओरिएंटल्स की स्थापना की गई। ये कंपनी पूर्णतः राज्याधीन थी। 1667 में फ्रांसीसी केरॉन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। इसके बाद 1669 में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वीय तट पर स्थित मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया और फ्रांसीसी मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंप दिया। 1672 में एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैन थोम छीन लिया। इसके बाद 1673 में फ्रैंको मार्टिन और लेस्पिने ने वलीकोंडापुरम के शासक शेर खान लोदी से एक छोटा क्षेत्र पुदुचेरी प्राप्त किया। फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में यही पौंडीचेरी का विकास आरंभ हुआ। हालांकि 1698 में डचों ने पौंडीचेरी छीन लिया था, लेकिन इसके बाद 1697 तक रेजविक की संधि से फिर से पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को दे दी गई। इसी प्रकार 1690 में मुगल गवर्नर से चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी ने प्राप्त किया। हालांकि 1665 और 1695 के मध्य फ्रांसीसी कंपनी ने 74 सुसज्जित जहाज भारत भेजे थे, लेकिन अंग्रेजों और डचों की तुलना में उनकी गतिविधियां अभी भी बेहद कम थी। फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन। फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन 1720 में इसके पुनर्गठन के बाद कंपनी की स्थिति बेहतर हुई। 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। इससे उनके नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई और अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति अर्जित की। 1725 में मालाबार तट और 1739 यानी 1739 में कारिकल पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। इसके बावजूद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डचों और अंग्रेजों की तुलना में अपनी सरकार पर अधिक निर्भर था। इसके पास सशक्त संगठन और पर्याप्त पूंजी का अभाव था। इसकी वाणिज्यिक गतिविधियों पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था, जिससे कंपनी की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसकी नियति और विकास फ्रांस में हो रही गतिविधियों पर काफी कुछ निर्भर था। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज अपने समकालीन अंग्रेजी समाज की तुलना में कम सक्रिय था। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रसार फ्रांस की वैदेशिक नीति से बहुत ही अधिक प्रभावित था। 1672 से 1713 के मध्य फ्रांस प्रायः हालैंड के साथ लगातार युद्ध में व्यस्त रहा। यही वजह है कि 1706 से 1720 की अवधि में भारत में फ्रांसीसी प्रभाव में भारी ह्रास हुआ। इसके बाद 1720 में कंपनी का पुनर्निर्माण हुआ और 1742 तक पौंडीचेरी के गवर्नर लीनो और ड्यूमा के कूटनीतिपूर्ण शासन से फ्रांसीसी प्रभुत्व की पुनः प्राप्ति हुई। 1742 तक भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों को व्यापार तक ही केंद्रित रखा, लेकिन 1742 के बाद फ्रांसीसियों की नीति आमूल परिवर्तन हुआ। फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार निर्धारित किया। 1742 में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिनमें की अंतिम हार फ्रांसीसियों की हुई। सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष।
17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर के सामने आया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। 1678 में 68 में 1690 से 92 के दौरान 1690 से 92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। 18वीं शताब्दी के आरंभिक 2 वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार में काफ़ी प्रगति हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। वैसे तो आरंभ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूलादेश व्यापार था, लेकिन 1742 में पौंडीचेरी के गवर्नर पद पर डुप्ले की नियुक्ति के साथ ही उसके राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आने लगे। 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन भारत का स्वरूप एकीकृत न होकर के स्थानीय क्षेत्रों में विभक्त था। इस स्थिति का लाभ सभी यूरोपीय कंपनियों को हुआ था। दक्षिणी क्षेत्रों में विशेषकर कर्नाटक, मद्रास और पौंडीचेरी में राजनीतिक अनिश्चितता कायम थी। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध फ्रांस व इंग्लैंड के परस्पर संघर्ष का समय रहा। उस युद्ध में इंग्लैंड का विशेष ध्यान ऑस्ट्रिया की ओर था, इसलिए उनका कोई भी जहाजी बेड़ा मद्रास के समुद्र तट पर तैनात नहीं था, लेकिन वहां फ्रांसीसी जहाज बेड़ा उपस्थित था। इस स्थिति का फ्रांसीसियों ने पूरा लाभ उठाया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। 2 वर्षों के बाद यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की समाप्ति एक्स ला शापेल की संधि के साथ हुई थी। इस संधि के अनुसार मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटा दिया गया। किस संधि के बाद लौटा दिया गया? एक्स ला शापेल की संधि, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। इसके बाद 1740 से 1765 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चलता रहा। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था जिसका शासन नवाब के हाथों में था। व्यापारिक अधिकार के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध था कर्नाटक युद्ध, जो कि 1740 से 1748 तक चला। ये युद्ध 1740 से 1748 के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पर अधिकार का संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां लड़ रही थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति पूरे समय तक हावी रही, लेकिन आपसी मनमुटाव के कारण वे लाभ उठाने में असमर्थ रहे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता ही इस युद्ध का सर्वप्रमुख कारण था, क्योंकि दोनों ही कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचा करके अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही थी। 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पर हुआ। क्योंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी वे लड़ने लगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार जिस समय भारत पहुंचा, उस समय पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स था। मद्रास और पौंडीचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में थे। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वे अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दें। इसके पहले उसने मोर्स से भी युद्ध न होने के लिए प्रस्ताव किया था। डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और आरंभ में अंग्रेजों को शांत करने के बाद उसने सितंबर 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लाबोर्दोने की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। इस बीच डुप्ले और लाबोर्दोने के बीच में मतभेद हो गया और लाबोर्दोने ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर के मद्रास फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। लाबोर्दोने ने मॉरिशस वापस जाने पर डुप्ले ने फिर से मद्रास पर अधिकार कर लिया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को ये आश्वासन दिया कि वो मद्रास को जीतने के बाद उसे सौंप देगा, लेकिन डुप्ले ने ऐसा नहीं किया। इस कारण अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया।
डुप्लो के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना के अडयार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। मद्रास और नवाब की सेना पर विजय से फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उन्होंने पौंडीचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन लगभग 1.5 साल के घेरे से के बाद भी डुप्ले इस बस्ती पर अधिकार करने में असमर्थ रहा। इस बीच इंग्लैंड से भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना पहुंच गई। इस सहायता से उत्साहित होकर के अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी का घेरा डाल दिया, लेकिन उस पर अधिकार करने में अंग्रेज भी असफल रहे और उन्हें फोर्ट सेंट डेविड वापस आना पड़ा। 1748 में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक्स-ला-शापेल की संधि हुई, जिससे कि यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के परिणामस्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के बीच में युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। इस संधि के प्रावधानों के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास और फ्रांसीसियों के उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गए। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई भी तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। ना तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और ना ही अंग्रेजों को। इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय से जल सेना का महत्व बढ़ा है और ये स्पष्ट हो गया है कि अब भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई है और जिस शक्ति के पास जल सेना मजबूत होगी, भारत में उसी की सत्ता स्थापित होगी। देशी राजाओं की कमजोरियों को जानने के बाद फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार का निश्चय किया। सबसे पहले बढ़ करके इस युद्ध ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेजी सेनापति क्लाइव की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया गया। इसके बाद हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1751 से 1755 तक चला। ये जो युद्ध 1751 से 55 तक के बीच लड़ा गया और इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों में निर्मित हुई थी। कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम और मराठों के हस्तक्षेप से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो कर्नाटक में हैदराबाद की निजाम और मराठों के हस्तक्षेप से ये युद्ध उत्पन्न हुआ था। 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जहाँ निजामुल्क का देहावसान हो जाने पर उसके पुत्र मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ठीक उसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष जो है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के बीच में शुरू हो गया। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुल करके भाग लिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग का और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया, जबकि फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के चंदा साहब का और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया। इस कारण एक बार फिर दोनों यूरोपीय शक्तियां आपस में लड़ गई। उधर 1749 में तंजावुर में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में भाग लेकर के अंग्रेजों ने देवी कोटाई नामक क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। इससे फ्रांसीसी क्षुब्ध हो गए और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से संधि करने के बाद अपने समर्थकों को सत्तासीन करने का प्रयत्न करने लगा। डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1749 को वेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में पराजित होकर के अनवरुद्दीन मारा गया। युद्ध क्षेत्र से अनवरुद्दीन का पुत्र मुहम्मद अली भाग गया। इस तरह कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। डुप्ले की सहायता से प्रसन्न होकर के चंदा साहब ने पौंडीचेरी के निकट एक विशाल क्षेत्र जो है वो फ्रांसीसी को उपहार स्वरूप दे दिया। कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव को सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने हैदराबाद के नसीरुद्दीन को कर्नाटक के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद 1750 में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को
बंदी बना लिया। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। इस समय डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और नासिर जंग के सैन्य अधिकारियों को प्रलोभन दे करके अपने पक्ष में ले लिया। इन अधिकारियों ने 1750 के अंत में नासिर जंग की हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया गया, लेकिन मुजफ्फर जंग की पद पर आसीन होने के पहले ही हत्या कर दी गई। इस स्थिति में नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया गया। सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप उत्तर प्रदेश प्रदान किया। इसके बाद 1751 में अंग्रेजों की ओर से मद्रास में सैंडर्स को गवर्नर बनाया गया। उसने कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता से मई 1751 में अंग्रेजों की सेना त्रिचनापल्ली की ओर भेज दी। परिस्थितियों को देखते हुए फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब की रक्षा के लिए सेना भेज दी। दोनों ओर से सेना भेजे जाने के कारण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया था। इसी वर्ष तंजाउर और मैसूर के शासक और मराठा सरदार मुरारी राव अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, जिससे परिस्थितियां और विकट हो गई। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी त्रिचनापल्ली की घेराबंदी में लगे थे, ठीक उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण की सलाह दी। अगस्त 1751 में क्लाइव ने अर्काट पर विजय प्राप्त की। चंदा साहब को जब ये बात का पता चला, तब उसने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना अर्काट की ओर भेजा। रजा खां ने अर्काट में क्लाइव को घेर लिया और उस पर दबाव बनाने में भी सफल रहा, लेकिन इसी बीच मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी सेना क्लाइव की सहायता के लिए पहुंच गई। रजा खां को विवशतापूर्वक पीछे हटना पड़ा। अर्काट में जीत हासिल करने के बाद क्लाइव और लॉरेंस ने अपने कदम आगे बढ़ाए और 1751 में ही चंदा साहब और फ्रांसीसी कमांडर लॉ को पराजित करके त्रिचनापल्ली पर अधिकार कर लिया। चंदा साहब तुरंत ही भागने में सफल रहा, लेकिन बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने चंदा साहब की जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। विपरीत परिस्थितियों में भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपना धैर्य बनाए रखा और शीघ्र ही मराठों और मैसूर के शासक को अपने पक्ष में कर लिया। उसने तंजाउर के शासक को तटस्थ रहने का परामर्श दिया और 1753 में फिर से त्रिचनापल्ली का घेरा डाला। 1753 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जीत का सिलसिला चलता रहा। फ्रांस की सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई थी और इसलिए उसने डुप्ले को फ्रांस बुलाने का निर्णय लिया। डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडह्यू को गवर्नर नियुक्त किया गया। गोडह्यू अदूरदर्शी राजनीतिक था, इसलिए भारत में अपना पद संभालने के साथ ही अंग्रेजों के साथ समझौता के लिए भी वार्ताएं शुरू कर दी। 1755 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में पौंडीचेरी की संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। 1755 में हुई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में पौंडीचेरी की संधि। संधि में इस प्रावधान को केंद्रित किया गया कि दोनों शक्तियां जो है वो भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे को विजित प्रदेशों को वापस कर दिया। ये भी प्रावधान किया गया कि यदि दोनों देशों की सरकार इससे मान्यता प्रदान कर देगी तो ये संधि स्थायी होगी। 1755 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ और पौंडीचेरी की संधि अप्रासंगिक हो गई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ने भारतीय इतिहास पर दूरगामी प्रभाव छोड़ा था। इस युद्ध के दौरान डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी अंग्रेजों पर हावी रहे थे, लेकिन युद्ध के अंतिम समय में डुप्ले को वापस बुला लिए जाने से फ्रांसीसियों का प्रभाव जो है वो घटने लगा था। इस युद्ध के अंत ने भारत में डुप्ले की सफलताओं को खाक कर दिया, जबकि इस समय से रॉबर्ट क्लाइव का महत्व जो है वो बढ़ने लगा। इसके बाद पौंडीचेरी की संधि द्वारा अंग्रेजों ने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी प्रयासरत थे। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में आने वाला समय अंग्रेजों का है। फ्रांसीसी अपने देश की अंतर विरोधात्मक नीतियों के चंगुल में फंसे थे, जबकि अंग्रेजों को उनके देश ने पूर्ण सहयोग किया। फ्रांसीसी गवर्नर गोडह्यू ने भारत में फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
इसके बाद हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1759 से 1763 तक चला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पौंडीचेरी की संधि से हुई थी। पौंडीचेरी की संधि अस्थायी साबित हुई। इसके बाद 1756 में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध ने एक बार फिर भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध का वातावरण उपस्थित कर दिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो 1758 से 1763 तक बीच लड़ा गया। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। लाली अप्रैल 1758 में भारत पहुंचा। जब तक वो भारत पहुंचता तब तक अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बंगाल विजय से अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया था। इसी वर्ष अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया और बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। लाली ने भारत में आने के बाद सबसे पहले तो अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाला और जून 1758 में उस पर कब्जा कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड को जीतने के बाद लाली ने तंजाउर का घेरा डाला। ये घेरा बहुत लंबे समय तक चलता रहा, जिसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने एक सैनिक टुकड़ी बंगाल से तंजाउर की ओर भेजी। बाद में लाली को मजबूरीवश तंजाउर पर से घेरा उठाना पड़ा और इससे फ्रांसीसियों के प्रभाव में कमी आई। तंजाउर से खाली हाथ लौटने के बाद लाली ने मद्रास पर घेरा डालने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी को सहयोग के लिए बुलाया। बुस्सी के हैदराबाद छोड़ने के बाद अंग्रेजों को लाभ हुआ। अंग्रेज कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया और भयवश हैदराबाद का शासक सलावत भी अंग्रेजों के पक्ष में हो गए। फ्रांसीसी मद्रास का घेरा डालने में तो सफल रहे थे, लेकिन बाद में खाली हाथ ही यहाँ का घेरा भी उठाना पड़ा। मद्रास के घेरे के एक वर्ष बाद तक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में छोटी मोटी झड़पें होती रही, जिसमें कि फ्रांसीसियों का प्रभाव दिन ब दिन घटता गया। 1759 में अंग्रेजी सेना नायक कुक एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। 1760 में मद्रास और पौंडीचेरी के बीच में स्थित वांडीवाश नामक स्थान में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित किया। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी बंदी बना लिया गया और वांडीवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया। 1763 में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में पेरिस की संधि हुई। इस संधि के बाद भारत में भी दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष जो है वो समाप्त हो गया। पौंडीचेरी, चंद्रनगर आदि प्रदेश संधि के तहत फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए, लेकिन संधि में ये शर्त भी रखी गई कि फ्रांसीसी भारत से सेना नहीं रख सकेंगे। फ्रांसीस जो है वो भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। इस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान जो है वो व्यापार पर केंद्रित कर लिया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़ फेंक दिया। फ्रांसीसियों की पराजय ने भारत के लिए राजनीतिक गुलाम का मार्ग खोल दिया। पुर्तगाली और डचों को पराजित करने के बाद फ्रांसीसियों को हरा करके अंग्रेजों ने अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। तो फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण रहे थे, उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट सारांश को देखेंगे जो कि स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, वन लाइनर, और काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम बात करेंगे भारत में डुप्ले का उत्थान और पतन को देखेंगे।